हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। वीकली टेस्ट रहेगा और आपको क्विक इसका जो इवैल्यूएशन है वो भी मिल जाएगा ताकि आप अपने पढ़ाई को बेटर जज कर सके कि किस तरीके से आपने पढ़ा है और कितनी आपको मेहनत करनी ज़रूरी है। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू इवेंट सिलेक्शन का। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उसको कैटर किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल है रिगार्डिंग काजीरंगा नेशनल पार्क। सो वन ऑफ द 8 नेशनल पार्क ऑफ असम। तो इंडिया के असम में स्पेशली आसाम के जो मेनली कोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है उसमें काजीरंगा नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को लेके क्या कंसर्न बन रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें हम सिर्फ काजीरंगा हमारा फोकस नहीं रहेगा। काजीरंगा के ऊपर जब आया तो जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, क्या जुडिशल आपकी गाइडलाइन है, उन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे ताकि एक आर्टिकल से आप और 10, 15, 20 चीज़ों को समझ सके। मेन आर्ग्यूमेंट और सब्सटेंटिव पार्ट इस आर्टिकल का क्या है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, तो इसमें वाइडली हम कंजर्वेशन का जो सक्सेस है उसको देख सकते हैं। जैसे जो आपका राइनो पोचिंग हुआ करता था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। तो लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपके डिफरेंट तरह के सीरियस गवर्नेंस एंड इकोलॉजिकल रिस्क जो है अभी भी हम देख सकते हैं और इसी को ठीक करने के लिए क्या है, अर्जेंट एंड सस्टेन्ड एक्शन लिया जाना ज़रूरी है, स्पेशली बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें अभी कंसर्न क्या रेज हुआ है, तो जैसे कि आर्टिकल ने कहा है काजीरंगा कंसर्न, तो इस कंसर्न में अभी आपका जो इलीगल एंड लार्ज स्केल कम्युनिटी फिशिंग जो है, तो कम्युनिटी फिशिंग जो है आसाम में काफ़ी पॉपुलर है लाइक इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें ड्यूरिंग माघ बिहू, तो जो अभी आपकी संक्रांति आने वाली है, तो संक्रांति के समय हम आसाम में माघ बिहू मनाते हैं। ये प्रॉस्पेरिटी का बिहू है जिसमें आपकी हार्वेस्टिंग होने के बाद हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें मिड जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है और इस सेलिब्रेशन के समय क्या होता है, जो भी वाटर बॉडीज़ होती है, तो अभी इसमें समझ लीजिए कोई विलेज में एक वाटर बॉडी है तो उसकी बात अलग हो जाती है। स्पेशली अभी काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास की जो आपकी वेटलैंड है या फिर वाटर बॉडीज़ है उसमें जब आपका मास एंट्री होता है फॉर ट्रेडिशनल फिशिंग, तो ये एक तो कल्चर का पार्ट है नो डाउट, लेकिन इससे क्या होता है जो काजीरंगा नेशनल पार्क की इकोलॉजी होती है उसमें हैम्पर होता है। जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन है या फिर जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आती है। और फिश का भी क्या होता है, ब्रीडिंग का सीज़न होता है, तो ब्रीडिंग के सीज़न में जब हम फिश को कैप्चर कर लेते हैं तो इन फ्यूचर क्या होता है, फिशिंग की पॉपुलेशन कम हो जाती है, डाइवर्सिटी कम हो जाती है, वो भी एक इसमें कंसर्न है। तो दो कंसर्न हम देख सकते हैं, एक नेशनल पार्क की जो कंजर्वेशन की एफर्ट है उसमें प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से प्रॉब्लम आती है वो हम देखेंगे अभी, और दूसरा जो ब्रीडिंग का प्रॉब्लम होता है। तो इसमें ऑलरेडी जुडिशरी ने इंटरवीन किया ही था, ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को लागू करना ज़रूरी है ताकि जो आपकी इलीगल फिशिंग है उसको कर्व की जा सके। तो अभी ये जो आपका पर्टिकुलर पॉइंट है, इट आर्ग्यूज सच फिशिंग, तो ये क्या वायलेट करता है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, तो ये काफ़ी एक ब्लैंकेट सा एक्ट है जो बहुत सारी चीज़ों को, जैसे नेशनल पार्क बनना,
या फिर टाइगर रिजर्व बनाना या फिर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना, ये सभी चीज़ें इसी एक्ट के तहत होती है और पर्टिकुलर स्पीसीज़ को बचाने का जो प्रोविज़न है वो भी इसी में है। देन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ऑफ 1980 का, तो अभी इनका वायलेशन होता है अगर आपका बहुत लार्ज स्केल मास फिशिंग होता है, वो भी स्पेशली आपके नेशनल पार्क के विसिनिटी में, तो अंडरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को भी। तो एक गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी रहता है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4 आर्टिकल 48A के तहत। आर्टिकल 48A गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है कि गवर्नमेंट को नेचर को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है बाय ब्रिंगिंग लॉज एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज। ओके, तो आर्टिकल 48A ये जो लीगल प्रोविजंस है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसीलिए क्या है, कोर्ट रिपीटेडली रिमाइंड करवा रहा है गवर्नमेंट को कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्सिटी देखी गई है और एक वीक कंप्लायंस कल्चर देखा गया है जिसको ठीक करना है। तो ये हमने देखा ए, लीगल आपका लीगल एंड लार्ज स्केल कम्युनिटी फिशिंग ड्यूरिंग माघ बिहू, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है। दूसरा है डिसरप्शन इन काजीरंगा नेशनल पार्क्स पेरिफेरल लैंडस्केप। तो काजीरंगा नेशनल पार्क का जो पेरिफेरी है, उसके आसपास के जो एरिया है, उसमें क्या प्रॉब्लम और है हम देख सकते हैं फिशिंग के अलावा भी। तो कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्लस जो आपकी टूरिज्म फैसिलिटीज़ है, तो ये भी अगर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक जो आपका कैरिंग कैपेसिटी होता है उससे ज़्यादा टूरिज्म को डेवलप नहीं करना है। नो डाउट इससे आपका इकोनॉमिक, सोशल एम्पावरमेंट, कल्चरल जो इन्हांसमेंट है वो होता है, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी से बाहर नहीं होना है। दूसरा जो कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो नहीं होना है। इससे क्या होती है, आपकी जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको डिफरेंट तरह की दिक्कतें होती है। तो इसीलिए अभी इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे वाइल्ड लाइफ की जो कॉरिडोर होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कॉरिडोर में प्रॉब्लम होने से जो कॉरिडोर टू कॉरिडोर जो आपके जो एनिमल वन पार्ट ऑफ द सेंचुरी टू अदर पार्ट जाते हैं उसमें दिक्कत होती है, ब्रीडिंग में दिक्कत होती है, प्रे में दिक्कत होती है। तो इससे पूरा क्या होता है, एक जो इकोसिस्टम है एनिमल का वो, या फिर जो फूड चेन है या फिर जो ब्रीडिंग सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आती है। और इसी के साथ जो स्टोन की क्वारी होती है, पत्थर को तोड़ के महीन बनाना ताकि कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो, या फिर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जैसे सैंड माइनिंग हो, ये सभी चीज़ें नेशनल पार्क को डिस्टर्ब करती है। तो इसीलिए इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ कम्युनिटी फिशिंग को आपका प्रॉब्लम नहीं बताया गया है। कम्युनिटी फिशिंग के अलावा भी जो इलीगल एक्ट्स हो रही है काफ़ी बैलेंस तरीके से इसको लिखा गया है। ओके, तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। और तीसरा अगर देखें तो फ्लड ड्रिवन प्रॉब्लम भी देखी जाती है। तो फ्लड आपके सालों साल जो है रिकरिंग प्रॉब्लम है इन असम, और इससे काजीरंगा नेशनल पार्क का जो एनिमल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। और इसीलिए क्या है, जो कॉरिडोर है उसकी सेंट्रलिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि एक साइड में फ्लड हो तो कॉरिडोर के ज़रिए वो दूसरे साइड को माइग्रेट कर सके। लेकिन कॉरिडोर में ही जब डिस्टर्बेंस आता है तो उससे क्या होती है, आपकी जो एनिमल्स है उनको पास ऑन करने का जगह नहीं मिलता है, जिससे उनकी डेथ कॉज होती है। और इससे क्या होता है, जो काजीरंगा की आपकी जो एक हेरिटेज है, धरोहर है, वो बिगड़ जाती है। तो उसको हमें ठीक करना ज़रूरी है। तो अब जब फ्लड होता है तो मूव फ्रॉम काजीरंगा साइड से कार्बी आंगलोंग के साइड वो मूव करते हैं। ओके, काफ़ी सुंदर जगह है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक तरफ आपका गोलाघाट एक में काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरी और कार्बी आंगलोंग का जो ग्रीन हिली रीजन है, जो काफ़ी एक नेचुरल जो आपका सिनेरी है, वो बहुत ही जो आपके मन है उसको बहुत मोहित कर सकता है। तो इसीलिए क्या है, इस तरीके का इतना जो नेचुरल लैंडस्केप है, जो एनिमल्स है, उनको प्रोटेक्शन देना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो अभी इसमें हम एविडेंस बेस्ड यूज़, तो अभी हमने इसमें एविडेंस दिखाया कि किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से कोर्ट ने इंटरवीन किया है, और किस तरीके से कोर्ट जो आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मतलब गवर्नमेंट का जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको भी दर्शा रहा है। तो उस चीज़ को हम इसमें देख सकते
है। तो इसमें स्पेशली जो पार्क का आउटसाइड बाउंड्री है उसको भी प्रोटेक्ट करना, आउटसाइड के बाउंड्री को एनक्रोचमेंट करने की वजह से किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है वो हम देख सकते हैं। बाकी जो की टर्मिनोलॉजीज है, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी को प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है। उसी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर टाइगर रिजर्व भी हो सकता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत लाया गया है और प्रोजेक्ट टाइगर खुद आया है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत। फिर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या होती है? तो कॉरिडोर मतलब इधर एक जंगल है, इधर एक जंगल है, उसके बीच जो पासिंग एरिया है वही है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हैबिटेशन फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जब हम कॉरिडोर को फ्रेगमेंट कर देते हैं या फिर उसके बीच में रास्ता बना देते हैं, रिजॉर्ट बना देते हैं, सेटलमेंट्स को बैठा देते हैं, तो उससे उनका कॉरिडोर ब्लॉक हो जाता है। उसी को कहा जाता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, कि उनके एक घर से दूसरे घर वो नहीं जा सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर क्या होता है? तो ह्यूमन ड्रिवन जो स्ट्रेस होती है एनिमल के ऊपर, नेचर के ऊपर, बिकॉज ऑफ नॉइज, एक्सट्रैक्शन, ट्रैफिक, पोल्यूशन वगैरह। प्रोहिबिशनरी ऑर्डर क्या है? तो टेम्परेरी जो लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। कैस्केडिंग इकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? मतलब एक आप कुछ कर रहे हैं उससे और 3-4 चीज़ें बिगड़ जाना, उसी को कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। तो अभी जब रास्ता बना देंगे तो उससे क्या है, आपका हैबिटेशन फ्रेगमेंट हो गया, ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आ गई, प्रे में प्रॉब्लम आ गया, तो उसको कहा गया है कैस्केडिंग इकोलॉजिकल इफेक्ट। नेक्स्ट अगर देखें वेटलैंड पोल्यूशन क्या है, तो वेटलैंड जो गीला ज़मीन होती है जिसमें पानी होता है और जहाँ फिशिंग का ग्राउंड हो सकता है, तो वही है वेटलैंड। तो वेटलैंड में जब हम क्या करेंगे, ओवर फिशिंग करेंगे या फिर आपकी जो केमिकल रेसिड्यू है उसको डालेंगे या फिर कोई भी कंटामिनेटेड चीज़ों को उसमें छोड़ेंगे, तो दैट कॉल वेटलैंड पोल्यूशन। आर्टिकल 48A बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्टिव्स दिया गया है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। दूसरा, गवर्नमेंट अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि देश गवर्नमेंट का नहीं है, देश पॉपुलेशन का है। ओके, तो अभी गवर्नमेंट को हमने डायरेक्शन दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए, लेकिन हमें भी कुछ ड्यूटी निभानी है। वही ड्यूटी आपके पार्ट 4A आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी से आप ध्यान रखिएगा, ग्रीन। तो जी में हमारा एक दायित्व भी है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो जब फिशिंग नहीं करना हो तब ना करे तो उसको लिमिटेड करे, ताकि इकोलॉजी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो उसी के बाद है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। तो ये क्या करता है, फॉरेस्ट को डाइवर्जन करना, नॉन फॉरेस्ट यूज़ जो है वो उसको रोकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इशू। तो कंजर्वेशन को लेके किस तरीके से जो हमारे देश में इम्प्रूवमेंट हुई है उसको देखना ज़रूरी है। तो कॉलोनियल एरा में देखें तो कंजर्वेशन का उल्टा होता था, रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन होती थी, टिम्बर का एक्सप्लॉयटेशन हो या फिर आपका पोचिंग करना हो या फिर गेम सेंचुरी की तरह यूज़ करना हो हंटिंग करने के लिए, तो वो हम देख सकते हैं। मतलब कॉलोनियल एरा में हालत ठीक नहीं था। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में देखें तो ग्रेजुअली क्या है कि हम इकोलॉजिकल जो हमारी फॉरेस्ट्री है या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में हमने ध्यान दिया। 1970 गोल्डन एरा है, क्योंकि इसी के बाद 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी के बाद हम देख सकते हैं बहुत सारी जो एनवायरनमेंट को लेके डेवलपमेंट होनी थी या फिर गवर्नमेंट को जो दायित्व पालन करना था उसको पालन किया गया है। और 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 48A को भी पार्ट 4 में जोड़ा गया। फिर प्रोटेक्टेड एरिया एंड वाइल्ड लाइफ लॉ का अगर माइलस्टोन देखे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑलरेडी कहा, 80 का जो कंजर्वेशन एक्ट है ऑलरेडी मैंने मेंशन किया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आपका एम्बेडमेंट अगर देखे तो आर्टिकल 48A स्टेट का ड्यूटी, 51A सब क्लॉज जी सिटीजन का ड्यूटी है। ओके, फिर टाइगर कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन किया गया, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लिया गया इन 1992। इन सभी चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं। फिर इवॉल्विंग नेचर ऑफ थ्रेट इन टू पार्क लाइक काजीरंगा। तो काजीरंगा में पोचिंग, एनक्रोचमेंट, डायरेक्ट हंटिंग, ये सभी प्रॉब्लम अभी हम देख सकते हैं। और करंट अगर देखें तो एक लीगल इलीगल जो ग्रे जोन है, जैसे अभी आपका फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो उसमें फ़िशिंग होना है ताकि अपने कस्टमरी मोरालिटी को बचाया जा सके। तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं जिससे कस्टमरी मोरालिटी भी बचे, उनका फेस्टिव भी बचे और प्लस जो कंजर्वेशन है वो भी रहे। तो वो चीज़ हम इसमें थोड़ा वे फॉरवर्ड में देख लेंगे। बाकी लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से सेम आर्टिकल को अगर देखें तो इसका अंडरलाइंग लॉजिक क्या है कि जो कंजर्वेशन का सक्सेस है वो परमानेंट नहीं होता है, उसको हमें सस्टेनेबल बनाने के लिए हर रोज़ ही कंजर्वेशन करना है।
ईयर ऑन ईयर हमें कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करते रहना है कि एक बार पोचिंग रुक गई इसका मतलब ये नहीं है फ्यूचर में नहीं होगा, तो फ्यूचर में भी उसको हमें सस्टेन करना है। और जो पेरीफेरी एरिया है कि जो मेन एरिया है उसी को खाली प्रोटेक्ट नहीं करना है, उसके साइड इर्द गिर्द जो भी एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जो भी हम एनफोर्समेंट कर रहे हैं उसका क्रेडिबल होना काफ़ी ज़रूरी है और सोसाइटी भी उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए सोसाइटी को या फिर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन है, उनको भी स्टेवर्डशिप, मालिकाना हक देना काफ़ी ज़रूरी है कि इस फॉरेस्ट के मालिक आप ही है, इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो इससे क्या है, टूरिज्म डेवलप होगी, इससे जो ब्यूटी है, इससे जो कल्चर है, इससे जो हमारी लेगेसी है, जो धरोहर है वो बचेंगी। तो इसीलिए फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में लिखा गया है कि स्टेवर्डशिप एथिक्स देना है कि ह्यूमन को ही केयर टेकर बना देना है ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सिर्फ गवर्नमेंट को आपका जो लीगल मेथड से ही हम सिर्फ इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर इंटर जनरेशनल जस्टिस को भी इंश्योर करना है ताकि आज जो हमें धरोहर मिला है वो हमें क्या है, हमारे पास उधार है ऑफ फ्यूचर जनरेशन, तो इसीलिए उनके लिए हमें प्रोटेक्ट रखना है इसको, तो उसी को कहा जाएगा इंटर जनरेशनल इक्विटी और जस्टिस। तो ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स क्या है, अगर सभी फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करने लग जाए तो उससे क्या होगा, जो पूरी इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएंगी और उससे दिक्कत किसी और को नहीं, हमें ही होगा। तो इसीलिए हमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लेना है ताकि हम कॉरिडोर लॉस को, वेटलैंड डैमेज को बचा सके, और एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी हमें देखना है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से क्या है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज़ें कहती है, आर्टिकल 48A है, गवर्नमेंट को ड्यूटी देता है, 51A सब क्लॉज जी सिटीजन को ड्यूटी देता है, तो उसको फॉलो करना भी हमारा ही दायित्व है, पैरेलली विथ आवर कल्चर एंड विथ फेस्टिवल्स। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस देखें तो सोसाइटी के ओर से देखें तो कस्टमरी राइट्स और जो स्टैट्यूटरी लॉ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसको लेके क्या है, एक कन्फ्लिक्ट देखा गया है, तो इसको मिनिमाइज करना है, इसको बैलेंस करना है। पॉलिटिकली देखें तो पॉलिटिकल विल भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे माफिया के साथ क्या होता है, लोकल एमएलए, एमपी या फिर मिनिस्टर्स का नेक्सस हो सकता है, तो इसीलिए वो विल फुल नहीं रहते हैं इन सभी चीज़ों को बंद करने के लिए। दूसरा अगर देखें तो स्टेट ऑफन रिलक्टेंट होता है कि फेस्टिव सेंटीमेंट को ना हार्म किया जाए, उससे वोट बैंक लॉस होता है। तो इतने छोटे वोट बैंक के लिए हम अगर नेचर को बिगाड़ दे तो वो काफ़ी नेगेटिव रहेगा। तो इसीलिए जो लोकल है उनका सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना है, लेकिन उनसे डायलॉग करनी ज़रूरी है। लीगली देखें तो ऑलरेडी जो जुडिशरी है वो अपनी एक्टिव रोल प्ले कर ही रही है। अभी स्टेट को प्लस सिटीजन को अपना एक्टिव रोल प्ले करना है। एथिकली अगर देखें तो हमें सिर्फ एंथ्रोपोसेंट्रिक या फिर एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म के व्यू से ही नहीं देखना है, मतलब हमें सिर्फ अपनी नीड की पूरी करने के लिए हम इतना सेल्फिश भी नहीं हो सकते हैं, हमें इकोसेंट्रिक व्यू से, नेचर के व्यू से भी देखना होगा। इंटरनेशनली देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये सिर्फ असम का या फिर लोकल पॉपुलेशन का या फिर इंडिया का धरोहर नहीं है, पूरे वर्ल्ड का धरोहर है ये। तो इसीलिए इसको हमें प्रोटेक्टेड रखना है, ना कि इसको लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में डालना है, जो इंडिया का जो ग्लोबल इमेज है उसको टार्निश करेगा। इकोनॉमिकली अगर देखें तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए, माइनिंग, टूरिज्म के लिए हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यू को डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको क्या है, बेसिक चीज़ें सीखने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है, जैसे ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है 10, 11, 12 में वो हमने बताया है। फिर बायोलॉजी भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, पूरा मत पढ़ने बैठिएगा बायोलॉजी, जो चाहिए, जैसे 12 की बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हमने वो भी बता दिया है। ओके, पॉलिटी में आप कंजर्वेशन के लिए कौन सा पढ़ेंगे, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनको समझने के लिए। वैसे तो ओवरऑल हमने आपको समझा ही दिया है, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं अपने ओर से। देन वे फॉरवर्ड में क्या करना है, हमें स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना ज़रूरी है, बफर जोन बनाने ज़रूरी है नियर बाई दी काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इको सेंसिटिव जोन, जैसे जो मेन नेशनल पार्क है उससे हम क्या कर सकते हैं, 10-10 किलोमीटर तक, 5-10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन बना सकते हैं कि उस जगह पे कोई भी आपकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ नहीं होनी है। और इको सेंसिटिव जोन कौन से लॉ के तहत बनाया जाता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत बनाया जाता है। फिर रेगुलेट करना है, रिजॉर्ट करना है आपका
माइनिंग जो है उसको बैन करना है। ओके, कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना है, क्योंकि कम्युनिटी के साथ हम जो भी रिसोर्स है किसका है, देश का है, कम्युनिटी का है। तो इसीलिए इस रिसोर्स के ऊपर अगर हम ब्लैंकेट बैन लगाते हैं तो उससे हॉस्टिलिटी आएगी। तो इससे क्या है, हम हॉस्टिलिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हमें कम्युनिटी लीडर्स के साथ एंगेज करना होगा कि फिशिंग कीजिए, लेकिन एक सिंबॉलिक तरीके से कीजिए। ओके, ताकि हम नेचर को बचा सके। सिंबॉलिक फिशिंग कीजिए, और उसके बाद क्या है, अल्टरनेट जो सेलिब्रेशन हो सकता है उसको हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट एनजीओ इसको इंसेंटिवाइज कर सकती है। फिर जो कॉरिडोर है उनको रिस्टोर करना ज़रूरी है, ताकि एनिमल जो है वो पास ऑन कर सके फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर। तो उसके लिए जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड होता है, कैंपा, इसको भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इससे हम एलिवेटेड जो हाईलैंड्स है उसको बिल्ड कर सकते हैं ऑन नेशनल हाईवे 715। तो ध्यान रखिएगा कि नेशनल हाईवे 715 कौन सा है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, जब एलिवेटेड कॉरिडोर बना देंगे तो जो एनिमल का सेफ पासेज है वो फैसिलिटेट हो जाएगा। इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। तो इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क की जो अथॉरिटी है प्लस जो KAAC है, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, इन दोनों के बीच में हम बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं ताकि एनिमल को, लैंडस्केप को बचाया जा सके। आई होप ये आर्टिकल आप सभी को बेटर तरीके से समझ में आया। मैंने कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं किया है, काफ़ी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि एग्ज़ाम में कहीं किसी भी कोने से क्वेश्चन बने, प्री में हो, मेंस में हो, इंटरव्यू में कोई सवाल बने तो आप उसको टैकल कर सके। तो देखते हैं दूसरा आर्टिकल, वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज एक काफ़ी बड़ा हमारे देश में सोशल इविल है। तो इसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना हमारा जो कोशिश है, एंडेवर है, वो सक्सेसफुल हुआ है, उसको हम इसमें थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। इसको भी मैं आपको पूरी बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए देखते हैं इसको। ओके, तो इसमें कोर थेसिस क्या है कि जो चाइल्ड मैरिज का रिडक्शन है इंडिया में, प्रोग्रेस हुआ है। तो प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग चाइल्ड मैरिज, लेकिन जो आपका एक कंटिन्यूटी रहना चाहिए उसमें स्टेग्नेशन देखा गया है। किस तरीके से देखा गया है वो हम इसमें देखेंगे अभी। SDG का जो टारगेट है कि चाइल्ड मैरिज को एंड करना है बाय 2030, तो ये SDG गोल 5.3 के अंदर आता है। 5 जेंडर इक्वालिटी के बारे में है, और जेंडर इक्वालिटी के अंदर भी जेंडर को लेके कई सारे और प्रोविजन है। तो उसमें चाइल्ड मैरिज को एंड करने का जो प्रोविजन है वो 5.3 में है। तो अभी जो चाइल्ड मैरिज का एंडिंग है बाय 2030 करना है, तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायर है कि जो डीप रूटेड सोशल नॉर्म्स है, चाइल्ड मैरिज होने का मेन सबसे बड़ा जो अहम कारण है वो है सोशल नॉर्म्स, कि हमारी सोसाइटी में बहुत सदियों से क्या है, एक सोसाइटी की नॉर्म की तरह है कि गर्ल चाइल्ड जो है बर्डन है, ओके, वो पराया धन है, तो उसको जितना जल्दी हो सके विदा करना है, तभी वो क्या है, सेफ रहेगी, सोसाइटी सेफ रहेगा, ऐसा कल्चर सेफ रहेगा, ऐसा जो एक नॉर्म है, उसके वजह से जो आपकी चाइल्ड मैरिज है स्पेशली गर्ल्स की, वो जल्दी हो जाती है। पहले तो बॉय का भी हुआ करता था, लेकिन अभी बॉय का डिले हो गया, लेकिन गर्ल के अंदर अभी भी ये चीज़ कंटिन्यू है, तो उसको दूर करना है। दूसरा है एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी एक रीज़न है कि बॉय और गर्ल को इक्वल तरीके से हम इकोनॉमिक जो रिसोर्स है या फिर ह्यूमन रिसोर्स की तरह नहीं देखते हैं। इसमें हम बॉय को रिसोर्स की तरह देखते हैं, गर्ल को हम बर्डन की तरह देखते हैं। तो उस डिस्पैरिटी को हमारे सोसाइटी से दूर करना ज़रूरी है। और अभी इसीलिए इसमें कहा गया है कि डीप रूटेड सोशल नॉर्म्स और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को दूर किया जाना है। अगर हम सिर्फ लेजिस्लेशन के ऊपर में रिलाई करेंगे तो उससे जो है जो आपका चाइल्ड मैरिज का मीनेंस है वो ख़त्म नहीं होगा। फिर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने ऑलरेडी बताया 5.3 जो है, तो ये हार्मफुल प्रैक्टिस है चाइल्ड मैरिज, जो ग्लोबल बॉडीज़ लाइक यूनिसेफ है उनका भी जो नॉर्म्स है उसको भी वायलेट करता है। और इससे क्या होता है भी ध्यान रखिएगा, चाइल्ड मैरिज क्या करती है, बाकी जो गोल है उसको भी फेल करती है, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन करना, हेल्थ का इम्प्रूवमेंट करना, एजुकेशन को आगे बढ़ाना, ये सब गोल भी डिफीट हो जाती है। क्योंकि एक छोटी सी बच्ची अगर शादी हो जाती है छोटे एज में, तो वो हमेशा ही क्या है, इकोनॉमिकली वल्नरेबल पोजीशन में रहेंगी, वो कभी काम नहीं कर पाएंगी, वो कभी एक इकोनॉमिक एसेट नहीं बन पाएंगी अपनी फैमिली के लिए।
जल्दी शादी होना मतलब जल्दी मदरहुड को अचीव करना, उससे जो हमारा IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, वो कभी रिड्यूस नहीं होगा, वो इंटैक्ट ही रहेगा, तो हेल्थ में गलत असर पड़ेगा। फिर एजुकेशन है, एजुकेशन पूरा नहीं होगा, तो इससे क्या है, जितने गर्ल चाइल्ड मैरिज में चली गई है वो हमेशा अनएजुकेटेड ही रहेंगे, और हमारा जो 100% एजुकेटेड पॉपुलेशन का गोल है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है डेटा ट्रेंड में अगर देखें, डेटा सो फार डेटा क्या कहता है कि रैपिड डिक्लाइन देखा गया है, चाइल्ड मैरिज ड्रॉप हो गया, 47.4% चाइल्ड मैरिज होता था, मतलब 100 चाइल्ड में से लगभग 50 का ही मैरिज हो जाता था इन 2005-6। उसके बाद ये चीज़ें रिड्यूस होने लगी 26.8 तक 2015-16 में, और इसी समय ध्यान रखिएगा कि इस समय के बाद इस समय तक क्यों इतना 25% लगभग रिड्यूस हुआ, बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट विच वॉज ब्रॉट इन 2006। ओके, देन स्टेगनेशन में अगर देखें तो 15-16 से लेके 19-20 के बीच में जो ड्रॉपिंग पॉइंट है ओनली 23.3 है, मतलब 26.8 था, इसमें लगभग सिर्फ 3% का घटाव देखा गया है, जबकि ज़्यादा होना चाहिए था। ओके, और मैग्नीट्यूड अगर देखें तो ग्लोबल जो बर्डन है चाइल्ड मैरिज का, उसका 1/3 इंडिया के पास ही है, मतलब सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हमारे देश में ही हो रही है, 1/3 मतलब 33% लगभग। ड्राइवर्स ऑफ डिसपैरिटी अगर देखें तो कहाँ ज़्यादा आपकी डिसपैरिटी है, तो हाई प्रेवलेंस है इन वेस्ट बंगाल 42%, देन बिहार है, देन त्रिपुरा है। लो प्रेवलेंस अगर देखें तो लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में देख सकते हैं। एजुकेशन में अगर देखें, एजुकेशन के हिसाब से तो 48% अनएजुकेटेड जो गर्ल है वो आपकी अर्ली मैरिज करती है, जबकि सिर्फ 4% है जो हायर एजुकेशन अचीव जो करते हैं वो चाइल्ड मैरिज करते हैं। तो हायर एजुकेशन का मतलब इसमें ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी नहीं देखना है हमें, तो एक जो गर्ल चाइल्ड है वो 18 तक चाइल्ड रहती है, तो 18 तक एक जो चाइल्ड होता है वो कॉलेज लेवल तक पहुंच जाती है। तो बहुत जो आपके जिन्होंने कॉलेज पहुंच गए हैं या फिर हायर सेकेंडरी में भी है सेकेंड ईयर में, तो उसका चांसेस काफ़ी घट जाता है। वेल्थ अगर देखें वेल्थ वाइज तो 40% जो गरीब हमारी बालिकाएं हैं वो शादी में चली जाती है, 40% ऑफ द पोरेस्ट, जबकि ये चीज़ 8% है इन रिचेस्ट। तो इससे देख सकते हैं कि जितना सोशल इंडिकेटर इंप्रूव हो रहा है उतना चाइल्ड मैरिज कम हो रहा है। सो दैट इज़ वाई सोशल इंडिकेटर्स को इंप्रूव करना है, पॉवर्टी कम करना है, हेल्थ ठीक करना है, एजुकेशन को बढ़ावा देना है। लेजिस्लेटिव अगर डिबेट देखें तो अभी एक आपका बिल भी प्रस्तुत किया गया था कि जो वुमेन का मैरिज एज है वो 18 से 21 कर देना चाहिए। अभी 18 है फॉर गर्ल्स एंड 21 है फॉर बॉयज़। ओके, तो इसको बढ़ाना है, एक जेंडर पैरिटी लानी है कि बॉय अगर 21 है और गर्ल 18 है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, तो इसको क्या करना है, 21 कर देना है। तो एंश्योर पैरिटी विथ मैन, प्रोमोटिंग हायर एजुकेशन। ओके, तो अभी इसमें ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन इसको अभी किया नहीं गया है क्योंकि इसमें भी एक डिबेट है कि इंडिया में 61% ऑफ वुमेन एज 20 to 24 वेर मैरिड बिफोर 21। तो अभी जो सर्वे किया गया 20 से 24 के बीच के वुमेन के अंदर, उनके अंदर 61% 21 से पहले ही शादी हुआ है। ओके, तो इससे एक क्या है, सोसाइटी में जो क्रिमिनल टेंडेंसीज है वो सभी चीज़ें थोड़ी बढ़ सकती है, ये एक कंसर्न है, इसीलिए जो एज है उसको अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। बाकी की टर्मिनोलॉजीज क्या है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, तो ये यूनियन गवर्नमेंट ने लिया था विथ कोलैबोरेशन विद सिविल सोसाइटी। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट अकेले काम नहीं कर रही है, आप जब आंसर लिखेंगे तो सिविल सोसाइटी को, लोकल पॉपुलेशन को, लोकल गवर्नमेंट को इंक्लूड करना है, ग्रास रूट लेवल पे हमें एम्पावर करना है ताकि हम अवेयरनेस को जनरेट कर सके और प्लेज ले सके अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। 5.3 क्या है ऑलरेडी मैंने बताया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो ये एक सर्वे है जो लार्ज स्केल में होता है, जिसमें हम क्या है, फैमिली रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, हेल्थ रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो उसके ऊपर डेटा मिलता है। और बेटर डेटा कलेक्शन मतलब बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ओके, बाकी ये कुछ डेटा जो थी उसी के बारे में कहा गया है जो ऑलरेडी हमने देखा है। हिस्टोरिकल अभी थोड़ा बहुत इवोल्यूशन देखते हैं कि पहले क्या हालत थी। 1929 में मतलब कॉलोनियल जो रूल थी उसी समय चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट लाया गया था, इसको शारदा एक्ट नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके तहत जो गर्ल था उनके लिए 14 ईयर्स थी पहले, फिर बॉयज़ के लिए 18 था, और ये बहुत दिन तक कंटिन्यू हुआ, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंटिन्यू रहा। 1978 में गर्ल के लिए 18 कर दिया गया, बॉय के लिए 21 कर दिया गया, और 2006 में प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया गया। रिसेंट क्या है, पोक्सो एक्ट भी लाया गया
ताकि हम क्या कर सके, जो हमारे बच्चे हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा पोक्सो एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, ये बॉय और गर्ल दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है इफ़ दे आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। अबव 18 होने से वो आ जाएगा आपके बीएनएस के अंदर या फिर आईपीसी के अंदर। आईपीसी तो अभी रिप्लेस हो गया है विद बीएनएस, तो बीएनएस के अंदर आएगा। 2021 में बिल लाया गया कि जो गर्ल का एज है मैरिज वुमेन का वो 21 किया जाना चाहिए। 2023 में बाल विवाह मुक्त अभियान लिया गया था, जो मैंने ऑलरेडी बताया। अभी इसमें लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस अगर देखें तो सोशल डिटर्मिनिज्म वर्सेस लीगल फॉर्मेलिज्म। तो अभी जो लीगल फॉर्मेलिटी है चाइल्ड मैरिज ख़त्म करने के लिए वो तो हमने ले आया, लेकिन सोसाइटी अगर डिटरमाइन नहीं करती है तो आपका चाइल्ड मैरिज ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए सोसाइटल बिहेवियर के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर भी हमें काम करना ज़रूरी है, इसीलिए सोशल फैक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। देन यूटिलिटेरियनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइल्ड मैरिज होते ही क्या है, जो हमारा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर है वो लॉस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड मैरिज होते ही हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए चाइल्ड मैरिज को रोकेंगे तो उससे हेल्थ बढ़िया होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया होंगी और पॉवर्टी रिडक्शन होगा। लिबरल फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो बॉय के लिए अगर 18 है 21 है तो गर्ल के लिए 18 क्यों है, 21 किया जाना चाहिए। बाकी मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस देखें तो सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइल्ड मैरिज पॉवर्टी, इलिटरेसी को और बढ़ावा देती है। एमएमआर, आईएमआर का प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। पॉलिटिकली देखें तो पर्सनल लॉ एंड कम्युनिटी ट्रेडिशन के बीच क्या होता है, एक टकराव हम इसमें देख सकते हैं। लीगली देखें तो कॉन्फ्लिक्ट है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और आपकी जो पर्सनल लॉ है उसके अंदर। देन एथिकली अगर देखें तो क्या ये सही है कि हम एक चाइल्ड की ऑटोनॉमी को छीन रहे हैं, उनकी एजेंसी को हम छीन रहे हैं और उस एज में छीन रहे हैं जिसमें उनकी जो आपकी कंसेंट देने की क्षमता नहीं होती है या फिर लॉजिकली सोचने की क्षमता नहीं होती है। तो ये राइट टू चाइल्डहुड को छीनने की जैसी बात है जो काफ़ी अनएथिकल है। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो हमारा जो इंडिया का इमेज है वो टर्निश होता है। क्यों टर्निश होता है? क्योंकि हम पॉवर्टी रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी नहीं दे सकते हैं, जेंडर एम्पावरमेंट नहीं कर सकते हैं अगर चाइल्ड मैरिज को ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो। ओके और इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से देखें, अर्ली मैरिज हुआ तो गर्ल को वर्कफोर्स से रिमूव किया जाता है, उनको केयर वर्क में डाल दिया जाता है जिसका कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं रहता है, तो उसको रिड्यूस करना है। वे फॉरवर्ड में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी एजुकेशन में, क्योंकि जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन लिया है वहाँ पे मैरिज का जो डिसीजन है वो ड्रॉप हुआ है। हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन जो है वो इसीलिए देना ज़रूरी है। और राइट टू एजुकेशन को 18 तक बढ़ाना चाहिए। डिसेंट्रलाइज अप्रोच अगर देखें तो अभी पूरे देश के लिए एक साइज फिट ऑल अप्रोच लेके फ़ायदा नहीं है। तो बहुत सारे स्टेट जैसे केरला है, तमिलनाडु है, उसमें चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम कम है। तो जहाँ ज़्यादा है, और ज़्यादा है मतलब पूरे स्टेट में भी ज़्यादा नहीं है, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है उसमें डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान लेना चाहिए ताकि हम ग्राउंड लेवल पे काम कर सके। फिर सोसाइटी का बिहेवियर को चेंज करना है, लोगों को परसुएट करना है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान को और आगे फर्दरेंस करना है और रोल मॉडल को यूटिलाइज करना है। इकोनॉमिक इंसेंटिव देना है कि अगर डिले मैरिज होता है, जैसे आसाम में अभी बानिकांतो का कोती अवार्ड दिया जाता है जिसमें स्कूटी दी जाती है, ओके, या फिर आपकी जो निजुत मोइना स्कीम है, तो उसमें कंडीशन ये है कि मैरिज नहीं होना है। मैरिड निजुत मोइना के लिए मैरिड नहीं होना है, मैरिड होने से पैसा नहीं मिलेगा। तो उससे क्या है, पेरेंट्स जो है वो आपके एनकरेज करेंगे चाइल्ड को कि पढ़ो, शादी बाद में करना। तो ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा इसी तरीके से और भी आर्टिकल है, तो इसमें 2 आर्टिकल में हमें 30-40 मिनट लग जाते हैं, तो बाकी आर्टिकल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप हमें बताइए, हम आपको उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो MGNREGA का रिप्लेसमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल डिस्कस कर दिया है, तो उससे आप इसीलिए क्या है कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी नई चीज़ें आएंगी उसको डिस्कस करेंगे और पुरानी चीज़ों को समेटते जाएंगे जिसमें आपका रिवीजन होता रहेगा। खुद से आप पढ़ना पड़ेगा आपको, ओके। विदाउट सेल्फ स्टडी आप सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा, ओके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।